स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। क्या गांव में रहने वाले युवाओं को पढ़ाई के लिए अब भी शहर जाना जरूरी है? बिहार के एक गांव की कहानी इस सोच को बदल रही है। यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, वाईफाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बना दिया है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, आज वही गांव में उपलब्ध हैं। देखिए कैसे ये लाइब्रेरी बदल रही है गांव की पढ़ाई और भविष्य की दिशा। मोबाइल की स्क्रीन पर ऑनलाइन क्लास, लैपटॉप पर खुली प्रतियोगी परीक्षा की वेबसाइट और सामने किताबों से भरी अलमारियां। ये दृश्य किसी शहर के कोचिंग सेंटर का नहीं, बल्कि बिहार के फतुहा गांव का है, जहां एक डिजिटल लाइब्रेरी गांव के बच्चों को वो अवसर दे रही है जो कभी सिर्फ शहरों तक सीमित माने जाते थे। अब फतुहा में सपने देखने के लिए ना तो शहर जाना जरूरी है और ना ही संसाधनों की कमी बहाना है। मेरे लाइब्रेरी में अनेक प्रकार की सुविधा है। इंटरनेट की सुविधा है, आरओ का पानी का सुविधा है। अनेक प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। जो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट को जो घर पर रहकर पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, वो सब सारी सुविधा मेरे लाइब्रेरी में। इन्हीं इरादों के बीच है नवादा जिले के रजौली की रहने वाली अंजलि, एक साधारण ग्रामीण परिवार की बेटी, लेकिन सपना असाधारण। अंजलि शिक्षक बनना चाहती है। वो कहती है पहले घर में पढ़ाई करना आसान नहीं था, ना इंटरनेट, ना गाइडेंस, ना शांति। लेकिन इस डिजिटल लाइब्रेरी ने उसकी तैयारी को एक नई रफ्तार दे दी। अब किताबें खोजने की नहीं, पढ़ने की चिंता है। नेटवर्क ढूंढने की नहीं, नोट्स समझने की कोशिश है। लाइब्रेरी में सबसे बड़ी सुविधा वाईफाई की होती है, जो आम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है, और बुक्स सारी सुविधा हो जाती है और पढ़ने में जो भी परेशानी होती है वहाँ सॉल्व हो जाती है। कुछ भैया दीदी हैं उनके द्वारा। सिर्फ अंजलि ही नहीं, पिंकी जैसी कई छात्राएं हर दिन यहाँ आती हैं। ये लाइब्रेरी जीविका समूह के सहयोग से शुरू हुई और अब ये एक सामुदायिक बदलाव का केंद्र बन चुकी है। यहाँ वाईफाई है, अपडेटेड किताबें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। यहाँ बैठकर पढ़ते हुए बच्चों को ये एहसास होता है कि प्रतियोगिता शहर और गांव की नहीं, तैयारी और अवसर की है। जिस टाइम भी छुट्टी मिलता है डेली, तो मैं डेली पुस्तकालय जाती हूँ। जीविका के माध्यम से जो लाइब्रेरी खुला हुआ है वहाँ पे मैं जाती हूँ। जैसे बस वहाँ जाने से हमें बहुत सुविधा मिलती है, जैसे डेली का न्यूज़पेपर हो गया, वाईफाई की सुविधा हो गई, बुक्स वगैरह जो अपडेट वहाँ मिल जाती है, उससे हमें बहुत फ़ायदा होती है। बिहार का ये छोटा सा गांव अब डिजिटल नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है। ये लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, ये उस सोच का प्रतीक है कि अगर संसाधन गांव तक पहुंच जाएं, तो सपनों को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ के बच्चे मजबूरी में नहीं, तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत और हौसले के दम पर। ये सिर्फ अपना भविष्य नहीं, अपने गाँव की किस्मत भी बदल रहे हैं। फैशन की दुनिया में ट्रेंड्स आते हैं और बदल भी जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। आज की युवा पीढ़ी भी अब सिर्फ ब्रांड्स नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ी चीजें पहनना पसंद कर रही हैं। इसी वजह से राजस्थान की मोजड़ी और पंजाब की जूती जैसे पारंपरिक जूते फिर से ट्रेंड में आ रहे हैं। अब ये सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा के फैशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर की रंगीन गलियों में सदियों पुरानी एक कला आज भी सांस ले रही है। हाथों से बनाई जाने वाली पारंपरिक मोजड़ी, रंगीन धागों की कढ़ाई, चमड़े की महीन कटाई और हर जोड़ी में छिपी कारीगर की मेहनत। ये मोजड़ियाँ सिर्फ जूते नहीं, बल्कि राजस्थान की पहचान है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कारीगर मोहन लाल गुर्जर भी शामिल हैं, जिन्हें लोग प्यार से बाबा मोजड़ी कहते हैं। उनके लिए ये काम सिर्फ रोजगार नहीं,
बल्कि परिवार की कई पीढ़ियों से जुड़ी विरासत है। हमारा पुश्तैनी काम है जो कि मेरे पिताजी भी करते थे, मेरे दादाजी करते थे और यही काम मेरी माताजी भी करती रही है। उन्हीं से मैं ये काम सीखा हूँ और आगे से मेरे अपने बच्चों को भी यही काम सिखाया है। लोग पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम सीखे हैं उन्होंने। अब वे यही हुनर पीढ़ी को भी सिखा रहे हैं ताकि ये कला आगे बढ़ती रहे। स्टार्टिंग से मेरे दादाजी वगैरह तो वो ऐसे जैसे किसान वगैरह खेतों में काम करते हैं, विष्णु कम्युनिटी राजपूत, तो उनकी जूतियाँ वो बनाने का काम करते थे। तो फिर मेरे को लगता था कि ये तो वो क्या सादी जूती बनाते थे, है ना, तो इतनी डिज़ाइन वगैरह नहीं थी। ये डिज़ाइनिंग या कशीदाकारी वगैरह बनाते थे जूतियाँ, तो वो मेरे को कलर वाला काम अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने सीखा कि ये और भी ऐसे मतलब कैसे इसको और भी किस क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है जूती, जैसे इसको हम पर्स है वगैरह, लेदर के बैग्स है वगैरह, और उन सब से मतलब इनको सीखा साथ ही साथ। मोजड़ी बनाना आसान काम नहीं है। सबसे पहले चमड़े को काटा जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है और उसके बाद शुरू होती है हाथों से की जाने वाली महीन कढ़ाई। एक जोड़ी तैयार होने में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसी मेहनत की वजह से हर मोजड़ी खास बनती है। आज कई युवा कारीगर भी इस कला से जुड़ रहे हैं और पारंपरिक डिजाइन में नए प्रयोग कर रहे हैं। और सब तरह के आते हैं, राजस्थान के बाहर से भी लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह पे। यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं, जो शादी वगैरह सीजन होती है। गांव के जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो गांव खेतीबाड़ी में जूतियाँ बनती है, जो वर्कर लोग होते हैं जो भारी काम करते हैं, जैसे कि मकान में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उस वो वाले भी ग्राहक आते हैं। और जो फैशनेबल होते हैं, रोजमर्रा की ज़िंदगी में जूतिया का शौकीन होते हैं, वो आते हैं। जोधपुर की मोजड़ी की तरह ही पंजाब की मशहूर पटियाला जूती भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से बनाई जाने वाली इन जूतियों में मुलायम चमड़ा, चमकीले रंग और फूलों या ज्यामितीय डिजाइनों की खूबसूरत कढ़ाई होती है, जो अब दुनिया भर में भी लोकप्रिय हो रही हैं। चौड़े आकार और आमतौर पर बिना एड़ी वाली ये जूतियाँ कई डिजाइनों में मिलती हैं और पुरुषों व महिलाओं दोनों द्वारा पहनी जाती हैं, खासकर शादियों और त्योहारों के दौरान। पटियाला जो है पूरे हिंदुस्तान का सिंडिकेट है। जितनी जूती आज पटियाला में बनती है इतनी और कहीं भी नहीं बनती, और पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई करता है और प्रदर्शनियों के माध्यम से विदेशों में भी ये जूती जो है वो जाती है। हमारे पास तो ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आते हैं। जो लोग पंजाब घूमने आते हैं तो वो जैसे जैसे डेस्टिनेशन आते रहते हैं, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला जो आते हैं, वो टूरिस्ट हमारे पास भी आते हैं। डिफरेंट एरिया से आते हैं, बहुत कस्टमर आते हैं, अलग अलग स्टेट के आते हैं, अलग अलग शहरों के आते हैं, जूतियाँ लेने आते हैं। सर पटियाला की जूती मशहूर है, कंफर्टेबल है। हाल के वर्षों में इन पारंपरिक जूतों की लोकप्रियता फिर से बढ़ने लगी है। आज के युवा ऐसी फैशन को पसंद कर रहे हैं जो स्टाइल के साथ साथ संस्कृति से भी जुड़ा हो। यही वजह है कि हाथ से बनने वाले जूते एक बार फिर लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। मिलेनियल्स है ना, वो तो नहीं करते थे, लेकिन जो जेनजी लोग हैं ना वो अब ज्यादा करते हैं। जो पुरानी चीजें बंद हो गई थी वो स्टार्ट उन्होंने ही किए जेनजी लोगों ने, तो अब जेनजी पसंद करते हैं। जोधपुर की संकरी गलियों से लेकर पटियाला के व्यस्त बाजारों तक ये हस्त निर्मित जूते आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विरासत और आधुनिक शैली के इस मेल के साथ भारत के कारीगर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि परंपरा सिर्फ सुरक्षित ही न रहे, बल्कि नई पीढ़ी द्वारा गर्व से पहनी भी जाए। जब सब मिलकर काम करें तो दुनिया का बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। यही टीम वर्क राजस्थान के डूंगरपुर में दिखाई दिया, जहां कभी पूरी तरह सूखकर लुप्त हो चुकी मोरन नदी अब फिर से बहने की तैयारी में है। जल संरक्षण यहां सिर्फ योजना नहीं बल्कि सामूहिक संकल्प बन गया है। पूरे गांव ने साथ आकर साबित कर दिया कि बदलाव किसी एक से नहीं, साथ चलने से आता है। आइए देखते हैं कैसे ये गांव के लोगों ने मिलकर सूखी नदी को फिर से जिंदा कर दिया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बहने वाली एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नदी है मोरन नदी। गैप सागर झील से निकलने वाली ये नदी सूखे और पहाड़ी इलाकों से होते हुए करीब 64.3 किलोमीटर का सफर तय करती है और आगे चलकर माही नदी में मिल जाती है।
डूंगरपुर के खटगदा गांव में कभी पूरी तरह विलुप्त हो चुकी मोरन नदी आज एक बार फिर नए स्वरूप में लौटने को तैयार है। इसके पुनर्जीवन के पीछे है स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों का साझा प्रयास। इस मुहिम की शुरुआत हुई कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री के संकल्प से, जिन्होंने जनजातीय समुदाय समेत अन्य ग्रामीणों को जागरूक किया और मोरन नदी के पुनर्जीवन का अभियान शुरू किया। नदी को 500 फीट चौड़ा, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा, 500 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा किया है। हजारों ट्रैक्टर निकाला अंदर से कचरा। उसके बाद जो बचा हुआ मलबा निकला, उसी से हमने दोनों साइड में रिवर फ्रंट के रास्ते तैयार किए और ग्राम पंचायत को ये सारी चीज़ अवेलेबल हुई कि नदी के तट पर बड़े बड़े मैदान तैयार हुए, रोड तैयार हुआ, नदी तैयार हुई और उसमें जन सहयोग। अब इस नदी का विकास और भी बड़े स्तर पर किए जाने की तैयारी है, जिसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा भी मोरन नदी के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इसके तहत नदी पर एनीकट और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, ताकि बरसात का पानी नदी क्षेत्र में रुके और भूजल स्तर को मजबूती मिल सके। मोरन नदी का जो रिवाइवल किया गया है, जिसमें नदी की सफाई भी करी गई, डीसिल्टिंग भी करी गई है और साथ ही साथ जो एनीकट्स उस नदी पर बनाए गए हैं, उसका नतीजा ये रहा है कि नदी को रिवाइव भी किया गया है और साथ ही साथ जन सहयोग से वहाँ पर जो एक ओपन वेल भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसमें काफ़ी अच्छा पानी हम लोग देख पा रहे हैं। और कुल मिलाकर हमारे जो प्रयास हैं, उसका नतीजा यही है कि मोरन नदी को हम लोग रिवाइव कर पाए हैं। इन प्रयासों का असर अब धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगा है। भूजल स्तर में सुधार हुआ है, सिंचाई सुविधाएं बेहतर हुई हैं और खेती में फिर से स्थिरता लौटने लगी है। सबसे अहम बात, लोगों का भरोसा एक बार फिर पानी पर लौटा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निखिल सिंह और आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई के लिए, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में लोकसभा में बोल रहे हैं। Because the truth most often is in the darkness, and if you do not have the courage to face your fear, you do not have the courage to go into darkness, you will not be able to understand the truth, you will not be able to fight for the truth. This is one of the biggest lessons in my life. I use it, it's a political lesson. I didn't realize then. Now as I get older, I realize it was not only a political lesson, more fundamentally it was a religious lesson. I didn't understand then, and what she was saying to me was that Satyam Shivam Sundaram. That's what she'll say. She said that I want you to be able to go into the darkness. I want you to be able to go where you're scared, and I want you to see what the truth looks like. And later I realized, my God, by taking me into the garden, she was explaining Shiva to me. She was explaining the central tenet of our religion. She was explaining Satya to me, and in many ways she was explaining Ahimsa to me. And she said to me, I remember that, listen, truth is painful sometimes. Don't worry about it. Deal with it. And there are some truths that need to be told here today in this house. The first truth is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. Using and hiding
behind India's women. And actually it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. तो संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र का आज दूसरा दिन था। आप सीधा प्रसारण दिन है, आज सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनका कहना था कि इस बिल से महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जा सकेगा, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, और वो अपनी बात को दृढ़ता से रख रहे थे। फिलहाल आपको वापस ले चलेंगे अपने कार्यक्रम जेन नेक्स्ट की तरफ। कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या थी, तो वो क्या कि हमारे ये पानी तो बारिश के मौसम में आता था, पर वो बह जाता था, सीधा जाके मोरद नदी में मिल जाता था। तो क्या कि यहाँ पानी ठहरता नहीं था, इससे हमारे कुएं थे वो सूख गए थे, बोर में पानी आता नहीं था। अब जैसे ही ये एनीगेट बनने से क्या कि हमारे आसपास क्षेत्र में सभी जगह जल का स्तर है वो ऊपर आ गया, इससे हमें कुएं में से भी पानी उपलब्ध हो रहा है और बोर में भी पानी मिल रहा है। इससे हमारी अच्छी तरह से खेती भी हो रही है और पशु के लिए भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है ये। मोरन नदी का ये पुनर्जीवन इस बात का सशक्त उदाहरण है कि सही योजना, तकनीकी सहयोग और जन भागीदारी के साथ छोटी और उपेक्षित नदियों को भी नई जिंदगी दी जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है इंसान अपनी हिम्मत के दम पर कितनी दूर तक दौड़ सकता है? ऊंचे पहाड़, कम ऑक्सीजन और बेहद मुश्किल रास्ते, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। ऐसी एक कहानी है सूफिया की, जिन्हें लोग सूफिया रनर के नाम से जानते हैं। मनाली से लेह तक 430 किलोमीटर की बेहद मुश्किल दौड़ पूरा कर उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज आपको मिलवाते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी शानदार यात्रा की कहानी। आज हम आपको मिलाने जा रहे एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने जज्बे, जुनून और ताकत से असंभव को संभव कर दिखाया। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अजमेर शहर से आने वाली सूफिया सूफी रनर की, जिन्होंने हजारों किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन पूरा कर इतिहास रचा। मनाली से लेह तक का खतरनाक रास्ता हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हर चुनौती को इन्होंने अपने कदमों से एक नई कहानी लिखी है और उनके नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। आज हम जानेंगे उन्हीं के संघर्ष, उन्हीं के जुनून और उन्हीं की प्रेरणा की वो कहानी जिसकी वजह से उन्हें भारत की सबसे प्रेरणादायक धाविकाओं में से एक बना दिया है। हेलो मैम। हाय। हेलो सर। वो जो साझेदारी के बारे में जो मैंने सुना था कि एयर इंडिया से जॉब छोड़ने का सफ़र, फिर आज अपना ड्रीम पूरा करने का सफ़र, तो जैसा कि कहा जाता है कि एक हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ एक दूसरी कहावत मैं देख रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे एक सक्सेसफुल हस्बैंड का साथ है। तो इस साझेदारी के बारे में ज़रा बताइए कि कैसा सपोर्ट है सर का? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं, और मैं हर जगह ये बोलती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे 100% मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब लाइफ में आप कुछ एक्सट्रीम करना चाहते हैं और कुछ हट के करना चाहते हैं, तो चाहे वो एक का सपोर्ट हो या दो का सपोर्ट हो, आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे सवाल मेरे मन में हैं कि आपने जैसे लेह टू मनाली आपने अल्ट्रा मैराथन करी, आपने कश्मीर टू कन्याकुमारी भी अल्ट्रा मैराथन करी। कैसे आप मतलब अपना मानसिक और शारीरिक जो ये ताकत है इसको बनाए रखती हैं, और कौन सा वो सबसे मुश्किल पल था इन मैराथन में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ज़िंदगी में आप इस तरीके के टास्क उठाते हैं तो आपका माइंडसेट उतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इट्स ऑल माइंडसेट। आई थिंक मैं कहना चाहूँगी कि जो अल्ट्रा रनिंग है, जब आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में आते हैं तो आई थिंक वहाँ आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है, बिकॉज बॉडी एक टाइम पे थक जाती है, बट आपका ये माइंड ही है जो ड्रैग करता है उसको। यू हैव टू ड्रैग योरसेल्फ। मैं गिव अप करने जल्दी नहीं करती हूँ एक्चुअली। ये कहते हैं ना कि जो जब चैलेंजेस आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़िद पकड़नी पड़ती है, आपको पागल होना पड़ता है। इसी पैशन की वजह से ही तो आपने एक महिला समाज का भी जो नाम है वो रोशन कर दिया है। तो एज अ महिला बताइए कि कितनी चुनौतियों का आपने सामना किया, और क्या आजकल के खेलों में भी महिलाओं के लिए उतनी चुनौतियां हैं
या टेक्नोलॉजी या जो सुविधाएं जो मिल रही हैं उससे जो है आसान हो गई हैं चीज़ें महिलाओं की? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने शुरू से कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं एक वुमेन हूँ, एक महिला हूँ, तो मेरे सामने ये चुनौतियाँ आएंगी। मैंने वो बाउंड्री हटा दी जब इन सब चीज़ों में मैं उतरी, स्पोर्ट में उतरी। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि हम जो बाउंड्रीज, जो बॉर्डर्स होती है वो अपने माइंड में पहले खींच देते हैं कि नहीं, मैं एक महिला हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी कैपेसिटी उतनी ही है, मैं उतना ही काम कर पाऊँगी। फिर बाहर की चीज़ें बाद में आती है, मुझे लगता है। तो आई थिंक जो प्रायोरिटी हमारी जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम खुद अपनी जो बाउंड्रीज है वो माइंड से क्लियर करें। बिल्कुल। एज ए वुमेन मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है। जब आप 16 साल की थी तो आपके पिता का निधन हो गया था और उसके बाद आपकी माँ ने आपको पाला पोसा। तो आपने अपने व्यक्तित्व और करियर को कैसे प्रभावित किया उस श्रेणी के बाद? अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज 16 आई लॉस्ट माय फादर। तो मेरी फैमिली में मम्मा ने बहुत साथ दिया पापा के जाने के बाद, हमें पढ़ाया लिखाया। फिर मैंने फिटनेस पर्पस के लिए रनिंग स्टार्ट की, वो रनिंग फिर इट बिकेम पैशन। नहीं, वाकई में ये आपका जो ये पैशन है जिसे आपने एक नई ऊंचाई पे लेके गई हैं, उससे वाकई आज आपकी माताजी जो हैं बहुत प्रसन्न होती होंगी, उससे आप एक गर्व महसूस भी करती होंगी। आपके आने वाले जो फ्यूचर प्लान है, जो आपका लक्ष्य है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आगे आने वाले प्लान्स मेरे ये हैं कि अभी मैं जल्दी ही ईस्ट टू वेस्ट रन करने वाली हूँ। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो ये पूरा एक ईस्ट टू वेस्ट का एक कॉरिडोर है वो मैं कवर करने वाली हूँ। एंड जिसकी आई थिंक जिसका डिस्टेंस 4000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर। तो ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होगा। नहीं, वाकई में हम आपको बहुत बहुत मतलब अपनी तरफ से बधाई देते हैं और आगे चल के आपको ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं कि आप इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप आएँ और भारत का नाम रोशन करें। नमस्ते। कहते हैं जब परिवार का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर दिया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूफिया सूफी रनर के घर पे। आइए उनकी माता श्री यानी सासू माँ, मदर इन लॉ से उनसे बातचीत करते हैं। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कैसा लगता है कि जब बहू देश का, घर का, पूरे भारत देश का जब नाम रोशन करते है, कैसा लगता है? अच्छा लगता कथी घना लगता है। हाँ, घना लगता है कथी। कैसा रहता है सपोर्ट आपकी तरफ से? बस सपोर्ट सही है, मैं चल ले जाओ, ये छोड़ रखे मैंने कथी। और आप और क्या क्या स्टेप्स उठाती हैं कि आगे उनका जो मनोबल है वो ना गिरे? हाँ, जो कुछ कहीं न करना भाई करे जाओ, तुम लगे रहो। अगर भारत में कहीं ऐसा शहर देखना हो जहां आपको फ्रांस की झलक भी मिले और भारत की संस्कृति भी महसूस हो, तो पुडुचेरी जरूर जाना चाहिए। समुद्र किनारे बसा ये खूबसूरत शहर अपनी रंगीन गलियों, फ्रेंच स्टाइल इमारतों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ फ्रेंच और तमिल संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस खास शहर में। पुडुचेरी पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐसा शहर है जहां फ्रेंच विरासत, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संतुलन देखने को मिलता है। यही खासियत इस शहर को एक यादगार पर्यटन स्थल बनाती है। यहां आने वाला हर पर्यटक सुकून, सौंदर्य और संस्कृति का नया अनुभव करता है। यहाँ का स्थानीय जीवन शांत और सरल है और यही सादगी पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। So basically overall vibe for like this place is cozy, comfy, peaceful and certainly very relaxing. So I'm feeling very calm and mentally very like if somebody is बहुत ज़्यादा जो occupied होता है काम में और बहुत ज़्यादा somebody जो बहुत ज़्यादा अपनी life में stressed है, so that person can visit here and he or she will definitely have some relief and then can have a calmful staycation and all of these things like that. ये शहर लंबे समय तक फ्रांस का उपनिवेश रहा है, जिसका असर आज भी शहर की बनावट और माहौल में साफ दिखाई देता है। फ्रेंच भाषा में लिखे नामपट शहर के ऐतिहासिक अतीत की याद दिलाते हैं। पीले, सफेद और हल्के रंगों में रंगी इमारतें, चौड़ी खिड़कियां
और साइकिल चलाते लोग पुदुचेरी को किसी यूरोपीय शहर जैसा रूप देते हैं। करीब 300 वर्षों के शासनकाल में फ्रांसीसी शासन ने यहाँ न सिर्फ खूबसूरत इमारतें बनवाई, बल्कि कई ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण भी कराया। फ्रेंच क्वार्टर में स्थित प्रसिद्ध फ्रेंच गणेश मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है। That and the governor, why they afraid mean? That and the governor daughter, baby, get the fever, severe fever. So the local people said, hey governor, you throw to the ocean the statue. That's why your baby have problem now. पुदुचेरी की पर्यटन पहचान में फ्रेंच बेकरी और कैफे की भी खास भूमिका है। ताज़ी बेक की गई ब्रेड, चॉकलेट और केक की खुशबू पूरे फ्रेंच क्वार्टर में फैल जाती है। छोटे छोटे कैफे, खुली बैठने की व्यवस्था, हल्का संगीत और कॉफी की खुशबू यहाँ के शांत माहौल को और खास बना देती है। यहाँ के रेस्तरां सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि आराम और सुकून के केंद्र हैं। पर्यटक कॉफी या हॉट चॉकलेट के साथ फ्रेंच व्यंजनों का आनंद लेते हुए शहर की धीमी और शांत रफ्तार को महसूस करते हैं। फ्रेंच और स्थानीय स्वाद का ये मेल पुदुचेरी को खान पान के लिहाज से भी खास बनाता है। So we serve here many croissants, pastries, tartines, pancakes, which we use here. Everything is a gluten-free, vegan options are that, and especially we don't use any preserved items here, like ketchups and stuff. We don't use here. Everything is organic. Pondicherry is a very beautiful place. यहाँ पे बहुत कल्चरली रिच जगह है, तो यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, बहुत सारा इंडियन फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, तमिल इन्फ्लुएंस है, ये तो है ही साउथ में। एंड इट्स फेमस फॉर इट्स क्रेओल फूड। क्रेओल मीन्स हाफ तमिल फ्रेंच मिक्स, एंड यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ क्विजीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो शरीर और मन दोनों को सुकून देता है। यहाँ समुद्र की लहरें शांति का संदेश देती हैं। फ्रेंच विरासत इतिहास से परिचय कराती है और भारतीय संस्कृति अपनापन महसूस कराती है। चाहे आध्यात्मिक शांति की तलाश हो, सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने की इच्छा हो, या फिर सुकून के पल बिताने का मन हो, पुदुचेरी हर पर्यटक को कुछ खास देकर लौटाता है। अपनी सादगी, सुंदरता और सांस्कृतिक मेल के साथ पुदुचेरी हर दिल में एक यादगार छाप छोड़ जाता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।